हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपकी क्लासेस में हम नेचुरल रिसोर्स कोल और पेट्रोलियम को डिस्कस कर रहे थे। कोल के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। पेट्रोलियम पेट्रोलियम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल विच इज़ वेरी मच यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। पेट्रोलियम क्या होता है? देखो, जो पेट्रोल होता है, डीजल होते हैं, केरोसिन होते हैं, जो ये जलने वाले लिक्विड होते हैं, एज ए फ्यूल जो यूज़ किए जाते हैं। पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, पैराफिन, कई तरह की चीज़ें, ये सब जब रिफाइनरी से निकलती हैं तो सब मिक्सड होता है इनका। पेट्रोल भी उसी में मिक्स होता है, डीज़ल भी उसी में मिक्स होता है, केरोसिन भी उसी में होती है, वैसलीन होता है, ग्रीस, लुब्रिकेंट जो आते हैं, सबका एक मिक्सचर सा होता है, गाढ़ा सा एक ऑयल होता है, उसमें कचरा सा भी दिखता है, उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल अलग है और पेट्रोलियम अलग है। पेट्रोलियम को पूरा मिक्स्ड फॉर्म में बोला जाता है। फिर उसको अलग अलग लेवल पे प्योर कर के पेट्रोल अलग निकालते हैं, उसमें से नेचुरल गैस अलग निकल जाती है, उसमें से पेट्रोलियम गैस अलग निकलती है, केरोसिन अलग निकालते हैं, डीजल अलग निकालते हैं, ऐसे अलग अलग सारे फ्यूल निकल दिए जाते हैं। तो उनका जो कॉमन फॉर्म है उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। कच्चा तेल भी कहते हैं इसे हिंदी में, क्रूड ऑयल कहते हैं जिसे इंग्लिश में। इट इज़ ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल जस्ट एज कोल। अब ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल का मतलब ये भी किससे बना है? वेजिटेशन और एनिमल्स के ज़मीन के नीचे हाई टेम्परेचर और प्रेशर में दब जाने से। इट इज़ ऑल्सो मेड ड्यू टू वेजिटेशन एंड एनिमल क्रस्ड अंडर द लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दीज डेड एंड क्रस्ड प्लांट्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम। ये आपको समझ आया होगा। बस वही सेम चीज़ कि वेजिटेशन और डेड एनिमल जो थे वो ज़मीन के नीचे लंबे समय तक दब गए हाई प्रेशर टेम्परेचर में, और किस में बदल गए हम? ये पेट्रोलियम में। ऑयल फाउंड इन नेचुरल फॉर्म इज़ नोन एज क्रूड ऑयल और अनप्योरीफाइड और रॉक ऑयल। अब जो ये नेचुरल फॉर्म में ऑयल मिलता है, नेचुरल फॉर्म मतलब सीधे ज़मीन से निकाला नेचर से, हमने अभी इसमें कुछ अपना रिफाइनरी में उसको ट्रीटमेंट उसका नहीं किया है, तो उस फॉर्म में उस ऑयल को क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल या अनप्योरीफाइड ऑयल या रॉक ऑयल। इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड ए कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल विच कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। ये कलर इसका ब्लैक होता है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब गाढ़ा, एक तरह इसको हम कह सकते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, जिसमें कई सारी और कंपोनेंट होते हैं। इट इज़ सेपरेटेड बाय डिफ्लेगमेशन मेथड। डिफ्लेगमेशन मेथड के थ्रू इसको सेपरेट किया जाता है। वो क्या होता है आपको कभी क्लास में बोर्ड पे समझा देंगे। एक फर्नेस होती है इस तरह की, जिसमें अलग अलग लेवल पर, जैसे आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था कि दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले जब लिक्विड होते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाले, उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर लेते हैं। जिसमें हम क्या करते थे? एक फ्लास्क लेते थे, उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना देते थे, और यहाँ से ग्लास से आउटपुट नली निकलती थी, और ये बीकर। इसमें दो लिक्विड है, मान लो वाटर और ऑयल। वाटर और ऑयल, हम इसको गर्म करना चालू करते थे। वाटर जल्दी गर्म होता, उसकी भाप जल्दी बनती, वो यहाँ नली के थ्रू भाप आती, यहाँ अपन कूलिंग कर देते, इसकी कूल डाउन कर देते इसको। जब ये वेपर ठंडे हो जाते तो यहाँ क्या मिल जाता आपको? पानी की ड्रॉप के फॉर्म में पानी आ जाता था। ये फ्रैक्शनल। फिर इस वाले फ्लास्क को तो हटा देते, इस वाले फ्लास्क को चेंज कर देते, और यहाँ दूसरा फ्लास्क रख देते। ये पानी वाला फ्लास्क हमने अलग निकाल दिया, क्योंकि अब पूरा पानी तो गर्म होकर आ चुका है। अब क्या गर्म होगा? ऑयल, क्योंकि ऑयल का बॉइलिंग पानी से ज़्यादा होता है। तो अब ऑयल जब गर्म होगा तो अब की बार क्या निकल जाएगा? ऑयल निकल जाएगा। इसी तरह की कुछ प्रोसेस इसमें लगती है इस पेट्रोलियम में, कि इसके जो कंपोनेंट होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो हम यहाँ कॉलम बना देते हैं अलग अलग, ऐसे अलग अलग इसमें कॉलम बना देते हैं, सबका आउटपुट अलग अलग निकाल देते हैं। जहाँ पेट्रोलियम भरा हुआ है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो गैस सबसे पहले गर्म हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और इससे गैस बाहर निकल जाती है। उसके बाद पेट्रोल का, तो पेट्रोल फिर यहाँ से बाहर, फिर डीजल गर्म होता है, डीजल, फिर केरोसिन। इस तरह इसमें क्या होता है? डिफ्लेगमेशन मेथड के थ्रू इसको अपन प्योर करते हैं। बाय डिफ्लेगमेशन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, वैसलीन, लुब्रिकेंट, ETC आर ऑब्टेन्ड। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और नेचुरल गैस तक तो आपको समझ आ रहे होंगे। वैसलीन जो हम हाथ
कॉस्मेटिक में आती है जो हाथ पैरों पे लगाने वाली। कभी आपने उसके डिब्बे में पीछे देखा होगा तो उस पर लिखा होता है पेट्रोलियम जेली। लिप बाम जो आती है होठों पे लगाने की, उनमें भी लिखा होता है पेट्रोलियम जेली। वो इसलिए क्योंकि वो पेट्रोलियम से ही निकलती है वैसलीन। फिर उसमें फ्लेवर मिला दिए जाते हैं और स्मेलिंग एजेंट मिला दिए जाते हैं, खुशबू के लिए चीज़ें मिला दी जाती हैं, कलर के लिए कुछ मिला दिया जाता है, इसलिए वो फिर ऐसी अच्छी बन जाती है। बाकी ये निकलती पेट्रोलियम से ही है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है जो फ्रिक्शन को कम करते हैं, बाइक की चैनों में जो लगता है, दुकानों की शटरों में जो लगाई जाती है, ग्रीस जिसे हम कहते हैं, आपने सुना हो तो, वो होता है आपका लुब्रिकेंट। तो ये सब चीज़ें किससे निकलती हैं? पेट्रोलियम से निकलती हैं। कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर फॉसिल फ्यूल्स विच आर नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। कोल और पेट्रोलियम दोनों क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स हैं और ये नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब इनको हम वापस और नहीं बना सकते। नॉन माने नहीं, रिन्यूएबल मतलब नए नहीं कर सकते जिनको हम, मतलब कि ये फॉसिल फ्यूल जितने हैं अर्थ के नीचे, जितने भी बने उतने ही हैं, उनको हम लगातार बस निकालते जा रहे हैं। जैसे कि एक डिब्बे में हमारे पास भरा हुआ हो और हम खींचते जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि वो रोजाना और बन रहा है, वो अब नहीं बन रहा है, उतना ही है। उसको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। तो अगर वो बन भी रहा है तो अभी यूज़फुल नहीं है, वो करोड़ों साल बाद यूज़फुल आएगा। जो अभी चल रहा है जिसका अपना प्रोडक्शन अर्थ के अंदर जो अभी दब जाएगा, वो करोड़ों साल तक दबा रहेगा, तब जाके वो मिनरल वापस बनेगा। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी करोड़ों साल पुराना यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक टाइम बाद क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। इसलिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो हमें ज़मीन से मिलते हैं। In their formation it took hundreds of years. It is limited in quantity found in the nature. ये लिमिटेड क्वांटिटी में है जो नेचर में। ये देखिए इलस्ट्रेशन बना हुआ है कि अर्थ से आपने नली लगा रखी है और पेट्रोल को आप भरते जा रहे हैं, कि अर्थ को आप ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जिससे वो और पेट्रोल बना सके। इफ़ मैन डज नॉट यूज़ दीज नेचुरल रिसोर्सेज इन साइंटिफिक एंड प्लान मैनर दे विल बिकम एक्सटेंट इन फ्यूचर। अगर इंसान इनको साइंटिफिक तरीके से और एकदम प्लान तरीके से यूज़ नहीं करेगा तो ये ख़त्म होने लग जाएंगे। अभी हम केवल मैन ही क्यों लिखा है? क्योंकि आपने कभी किसी कुत्ते बिल्ली बंदर को पेट्रोल भरवाते नहीं देखा होगा किसी चीज़ में, या वो कोई क्रीम यूज़ नहीं करते, वो कोई पेट्रोलियम जेली नहीं लगाते, या उनकी कोई दुकानें नहीं है जिनकी शटर में वो ग्रीस लगवा रहे हैं, उनकी कोई साइकिल व्हीकल नहीं है जिसमें वो ग्रीस ऑयल करवा रहे हैं। इन रीजन्स की वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि मैन ही क्या है, वो इनको यूज़ करता है, एक्सप्लॉइट करता है। देयरफॉर दे शुड बी यूज्ड इन ए वेरी सेंसिबल एंड जुडिशियस मैनर। इसलिए इनको एक बड़े सेंसिबल, समझदार और जुडिशियस, न्यायोचित, यानी जो किसी के लिए गलत ना हो, उस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज वी शुड यूज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अच्छा, अभी जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं इनको अपन कन्वेंशनल भी कहते हैं। कन्वेंशनल का मतलब होता है पुराने, पारंपरिक, पुराने टाइम से जो चलते आ रहे हैं। तो ये बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल बहुत पहले इनकी टेक्नोलॉजी खोजी जा चुकी है, तो ये पारंपरिक हैं, पुराने हैं ये सोर्स, इसलिए इनको कन्वेंशनल कहते हैं। अब यहाँ कन्वेंशनल है लेकिन कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल हैं। दोनों का एक ही मतलब है। कन्वेंशनल जो सोर्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब वो दोबारा नए नहीं बनाए जा सकते, और इनको हम काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं। जबकि नॉन कन्वेंशनल क्या हो गए? अब नॉन का मतलब नेगेटिव शो करता है, जो पुराने टाइम से नहीं है, जिनकी टेक्नोलॉजी नहीं है, जो पारंपरिक नहीं है, वो कौन से हैं? नॉन कन्वेंशनल में आते हैं। जैसे आपके एयर आ गई, सनलाइट आ गई, ये सब आपके नॉन कन्वेंशनल में आ जाते हैं। वाटर हो गया, प्लस अभी कन्वेंशनल के आगे नॉन लग गया तो हम रिन्यूएबल के आगे से नॉन हटा देते हैं, तो ये रिन्यूएबल होते हैं। जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं नए हैं, जो पुराने नहीं हैं, कन्वेंशनल नहीं है जो, वो रिन्यूएबल है। क्योंकि एयर आपकी अनलिमिटेड है। आपने आज कुछ एयर यूज़ कर ली नेचर की, तो ऐसा नहीं है कि अब वो एयर कभी आएगी नहीं, थोड़ी देर बाद या अगले दिन वापस आपको एयर मिल जाएगी। सनलाइट आपने आज 29 जुलाई की सनलाइट आपने किसी चीज़ में यूज़ कर ली अपने किसी पर्पज़ से, तो 30 जुलाई को सन वापस राइज़ होगा, वापस आपके पास हीट मिल जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अब इन नॉन कन्वेंशनल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल कैसे होते हैं? रिन्यूएबल होते हैं। दीज आर अवेलेबल इन अबेंडेंस इन नेचर। ये नेचर में काफ़ी अबेंडेंस यानी अधिकता में है। बायोगैस कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस के अल्टरनेटिव क्या है? बायोगैस। बायोडीजल इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज एंड इज एन इक्विवेलेंट फ्यूल टू डीजल। ऑर्गेनिक सोर्सेज जो होते हैं, ऑर्गेनिक सोर्सेज मतलब जिनमें कार्बन कंटेंट होता है, ऑर्गन्स के जो सोर्सेज होते हैं, ऑर्गेनिज्म के, सॉरी,
उनसे हमें बायोडीज़ल मिलता है जो डीजल के जैसा इक्विवेलेंट है, सेम डीजल की तरह है। इट इज़ मेड फ्रॉम 100% रिन्यूएबल सोर्सेज। लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है कि बायोडीज़ल जो बनता है वो जितनी भी चीज़ों से बनता है वो सारी चीज़ें रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब वो सारी चीज़ें दोबारा बनाई जा सकती हैं। लेकिन डीजल पेट्रोल से बनता था, पेट्रोलियम से बन रहा था डीजल, तो वो रिन्यूएबल नहीं होता। और बिल्कुल इक्विवेलेंट है, तो हम डीजल को क्यों यूज़ करने लगे, हम यूज़ करेंगे बायोडीज़ल को। ट्रेडिशनल डीजल इंजन कैन बी रन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। और जो पुराने डीजल इंजन है, जैसे ट्रैक्टर्स में रहता है, जुगाड़ में रहता है, ट्रक में रहता है, कई मशीनें चलती हैं डीजल के बेस पर, तो उनके इंजन आराम से इस बायोडीजल से चलाए जा सकते हैं। उनमें कोई नया मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत हमें नहीं रहती। उन इंजन में हम सीधे बायोडीजल डालेंगे तो वो आज भी वैसे ही चलने लग जाएंगे। इट कैन बी ए गुड एंड क्लीन ऑप्शन फॉर अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल फ्यूल। तो ये डीजल जो ट्रेडिशनल डीजल चलता आ रहा है पारंपरिक हमारा, उसकी जगह अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है। डीजल देखो टॉक्सिक होता है, लेस हार्मफुल है, क्रिएचर्स के लिए भी इतना नुकसान नहीं करता है बायोडीजल। कहने का मतलब इसमें जो स्मोक निकलता है वो इतना हार्मफुल नहीं होता और कम निकलता है एज़ कम्पेयर टू डीजल। डीजल के आपने देखे होंगे कभी ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, तो उनसे आप धुआं देखना, बड़े काले रंग का बड़ा टॉक्सिक स्मोक निकलता है। बायोडीजल इज़ नॉट हार्मफुल टू एनवायरनमेंट लाइक अदर फॉसिल फ्यूल। बायोडीजल इतना हार्मफुल भी नहीं है एनवायरनमेंट के लिए जैसे अदर फॉसिल फ्यूल्स हैं। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बायोफ्यूल मिशन एंड बायोफ्यूल अथॉरिटी फॉर एनकरेजिंग कमर्शियल फार्मिंग ऑफ बायोडीजल। राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, बायोफ्यूल मिशन बनाया है। एक तो कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठित करना, बनाना, और एक क्या बनाई है, बायोफ्यूल अथॉरिटी बनाई है जो कमर्शियल फार्मिंग, बायोडीजल की फार्मिंग का मतलब बायोडीजल बनाना, खेती करना उसका। कहने का मतलब जिस प्रोसेस से, जिस प्लांट को लगा के बायोडीजल बनाया जाएगा, उस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने के लिए बायोफ्यूल अथॉरिटी बनाई गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करे, उनको अवेयर करे कि आप बायोडीजल का प्लांट लगाइए। और इसके साथ साथ कमर्शियल भी किया है उसको। कहने का मतलब ऐसा नहीं है किसी ने प्लांट लगा लिया तो उसका बायोडीजल अब बिक ही नहीं रहा है। उसके साथ साथ वो कमर्शियल भी होगा, उसको अच्छे दाम भी मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे, और गवर्नमेंट भी उसको ख़रीद सकती है, जिससे डीजल का यूज़ कम हो सके और बायोडीजल का यूज़ बढ़ सके। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब लगातार, डेवलपमेंट का मतलब विकास। एनी रिसोर्स शुड बी यूज केयरफुली इन सच मैनर दैट अलॉन्ग विद अस आवर फ्यूचर जनरेशन्स में ऑल्सो यूज़ दैम। हर एक रिसोर्स इस तरीके से यूज़ करना जाना चाहिए कि हमारे साथ साथ आने वाली जनरेशन भी उसको यूज कर सके। वी शुड इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशन विल गेट एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज। हमें ये पक्का करना पड़ता है इस बात को कि आने वाली रिसोर्सेज भी, आने वाले जो जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, उनके लिए भी रिसोर्सेज अबेंडेंस में अवेलेबल रहे। ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज का जितने भी टाइप्स के थे वो कंप्लीट होते हैं पेट्रोलियम। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों का क्या योगदान रहा है। मैन इज़ ए सोशल एनिमल। मैन एक सामाजिक पशु है। कहने का मतलब एनिमल्स की कैटेगरी में मैन इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एनिमल। ह्यूमन सबसे एडवांस एनिमल है पूरी अर्थ का। एवरी सोसाइटी नीड्स ए क्लीन एनवायरनमेंट बिकॉज हेल्थ एंड ह्यूमन लाइफ आर जॉइंट विद क्लीन एनवायरनमेंट। हर सोसाइटी को क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि ये सब किससे जुड़े हुए हैं, हेल्थ और ह्यूमन लाइफ आपस में जुड़ी हुई है। क्लीन एनवायरनमेंट नहीं होगा तो वहाँ पॉइजनस गैसें होंगी, वो अपने ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगी। वहाँ पैथोजन्स होंगे, माइक्रोब्स होंगे हानिकारक, वो अपनी बॉडी में एंटर करेंगे, अपनी बॉडी को डिजीज़फुल कर देंगे। टुडे डेवलपमेंट इज़ द मेन रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन विच अफेक्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधी लाइन लिखी हुई है। आजकल डेवलपमेंट ही विनाश का सबसे बड़ा रीज़न है, मतलब विकास ही विनाश का कारण है। किसी चीज़ को बनाने के लिए ही हम दूसरी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। एक चीज़ बना रहे हैं तो दूसरी को, कोई और रीज़न नहीं है डिस्ट्रक्शन का। ऐसा नहीं है कि बाढ़, सुनामी, अर्थक्वेक, इनसे भी डिस्ट्रक्शन होते हैं चीज़ों के, बट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किससे हो रहा है, नेचर का डेवलपमेंट से ही हो रहा है। हम जितना नेचर को डेवलप करना चाह रहे हैं साइंटिफिकली, उतना ही हम उसको डिस्ट्रॉय भी करते जा रहे हैं। Although water, air, land all have become polluted, yet humans' exploitative and insensible activities still continue. Already water, air, land सब कुछ पॉल्यूट हो चुकी हैं, इसके बाद भी ह्यूमन्स अपनी एक्टिविटीज़ से पीछे नहीं हट रहा है। द बैलेंस बिटवीन सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हैज़ ऑलमोस्ट एंडेड। जो बैलेंस है ह्यूमन के डेवलपमेंट के और एनवायरनमेंट के बीच में,
वो ख़त्म हो चुका है। अब एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट तो हम देख ही नहीं रहे हैं, हम बस केवल खुद का डेवलपमेंट देख रहे हैं। एनवायरमेंटलिस्ट्स आर कंटिन्यू वार्निंग दैट इफ नेचुरल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी एक्सप्लॉइटेड इन सच वे देन वी विल हैव फेस सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट जो एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं, वो कहते हैं अगर ह्यूमन ऐसे ही करता रहा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें सीरियस प्रॉब्लम होंगी कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद की, किस किस के बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में और इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के पार्ट्स के बीच में। एनवायरनमेंट के अंदर जो जो आते हैं वो सब इकोलॉजी में आ जाते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, और यही अपना तो एनवायरनमेंट से हमारा नेचर से कॉन्फ्लिक्ट होने लगेंगे, नेचर हमें सपोर्ट नहीं करने लगेगी, और बिना नेचर हम भी नहीं है। अगर नेचर डिस्ट्रॉय हो गया तो हम नेचर का पार्ट नहीं है, वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द नेचर, we are a part of nature. So when nature will be destroyed, then we also will get destroyed. Even after all this, in this context, few experiments and public movements have been successful. इन सब के बाद भी कुछ पब्लिक मूवमेंट्स, पब्लिक के किए हुए कुछ काम और कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे हैं जो नेचर को हेल्प कर रहे हैं, विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द इकोलॉजिकल सिस्टम। जो इकोलॉजिकल सिस्टम और एनवायरनमेंट में जो बैलेंस क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन से थे वो देखिए, जैसे था चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन हुआ था एक। चिपको मूवमेंट इज ए प्रोग्रेसिव स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। ये जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था। द मेन एम ऑफ दिस मूवमेंट इज़ टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, डिफॉरेस्टेशन को रोकना। दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम राजस्थान जोधपुर डिस्ट्रिक्ट इन खेजरली विलेज। राजस्थान का जो जोधपुर ज़िला है उसके खेजरली गांव में ये स्टार्ट हुआ था। वेयर अलॉन्ग विद अमृता देवी 363 पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी हैड सेक्रीफाइस्ड देयर लिव्स फॉर प्रोटेक्टिंग कटिंग ऑफ ट्रीज। यहाँ अमृता देवी के नेतृत्व में कितने लोगों ने, 363 लोगों ने बिश्नोई समाज के अपनी जान दे दी, किनको बचाने के लिए, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। देखिए इतना बड़ी परवाह उन्होंने कर ली। In 730 AD, at one time wood was required for construction of the king's palace. राजा को महल बनाने के लिए क्या चाहिए लगी, लकड़ियों की ज़रूरत थी। So his soldiers went to Khejrli village, holding axes in their hands, started cutting the trees. खेजड़ली गांव में खेजड़ी एक पेड़ होता है, उसके काफ़ी अच्छे पेड़ थे, तो उसके सैनिक हाथों में कुल्हाड़ियाँ लेकर उस गांव में गए और पेड़ों को काटना चालू कर दिया। Listening the noise of the tree cutting, Amrita Devi went there along with her 3 daughters and requested the soldiers not to cut the trees. जब उसने आवाज़ सुनी अमृता देवी ने, तो अपनी 3 बच्चियों के साथ वो वहाँ बेटियों के साथ पहुँची और उसने सैनिकों से प्रार्थना की पेड़ों को मत काटिए। पर सोल्जर डिड नॉट स्टॉप दियर एक्सेस, पर सोल्जर्स ने अपनी कुल्हाड़ियाँ नहीं रोकी। अमृता देवी एंड हर 3 डॉटर एम्ब्रास द ट्रीज एंड द किंग्स सोल्जर्स कट देम अलॉन्ग विद द ट्रीज। अब वो अमृता देवी और उसकी 3 बेटियाँ उन्हें क्या किया, पेड़ों से जाके चिपक गई कि आप पेड़ों को काटिए तो हमें भी काटिए। लेकिन वो सैनिक इतने क्रूअल थे, इतने निर्दयी थे कि उन्होंने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा और उनकी अमृता देवी के साथ साथ तीनों बेटियों को पेड़ों के साथ साथ काट डाला। दिस न्यूज स्प्रेड लाइक विल्ड फायर इन द सराउंडिंग एरिया। पीपल केम ओवर देयर एंड एम्ब्रास द ट्रीज एंड सेक्रीफाइस देयर लिव्स ऑल्सो। अब पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, फिर उन्होंने भी अपनी इस तरह जान दे दी। सो टू प्रोटेक्ट द ट्रीज 363 people sacrificed their lives. Today also Bishnoi community is committed to protect the trees and wildlife. इस तरह 363 लोगों ने अपनी जान दी और आज भी बिश्नोई समाज इन पेड़ों की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। आफ्टर खेजड़ली इन 1973 वुमेन ऑफ उत्तराखंड ran the चिपको मूवमेंट। This movement continued for 8 years. In 1981 the government prohibited deforestation in areas above 1000 meter in height. उत्तराखंड में भी फिर वहाँ की औरतों ने यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर एक चिपको मूवमेंट चालू किया, और उस चिपको मूवमेंट का ये रिजल्ट रहा कि गवर्नमेंट को वहाँ डिफॉरेस्टेशन क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा 1001 किलोमीटर हाइट से ऊपर। आफ्टर खेजड़ली सेक्रीफाइस दिस मूवमेंट हैज़ बीन कैरिड आउट बाय सुंदरलाल बहुगुणा।
सिमिलरली द सेम काइंड ऑफ मूवमेंट हैज़ बिन रन इन कर्नाटका इन द नेम ऑफ अप्पिको। अब जो अमृत खेजड़ली के बाद इस मूवमेंट को आगे कौन लेके गए? सुंदरलाल बहुगुणा। और इसी तरह का एक मूवमेंट कर्नाटक में चलता है, किस नाम से चलता है कर्नाटक में? वो अप्पिको नाम से। इट इज़ ए कन्नाडा लैंग्वेज वर्ड हुज मीनिंग इज ऑल्सो टू एम्ब्रेस। अब ये कन्नड़ भाषा का वर्ड है अप्पिको, जिसका मतलब भी क्या होता है? एम्ब्रेस करना या गले लगाना या चिपकना। खेजड़ली सेक्रीफाइस इज रिगार्डेड एज आइडियल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज टिल टुडे। आज तक ये आदर्श बना हुआ है कि ट्री प्रोटेक्शन के लिए लोगों ने तो इतना कुछ उस टाइम पे, जब लोग साइंटिफिकली इतने तरीके भी नहीं जानते थे 1730 ईयर में, तब भी इतना बड़ा कदम उठा लिया पेड़ों को बचाने के लिए। पीपल रिमेंबर दिस एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। खेजड़ी ट्रीज आर नोन एज कल्प वृक्ष ऑफ द थार डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं वो कल्प वृक्ष के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ पर? राजस्थान के थार मरुस्थल में। विच इज़ फेमस फॉर सागवान द प्राइड ऑफ राजस्थान। अब इसके अलावा थार मरुस्थल किसके लिए फेमस है? सागवान के लिए। सागवान की लकड़ी के लिए फेमस है। इसको प्राइड ऑफ राजस्थान, राजस्थान का गर्व कहा जाता है। इसको सागवान को। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस के की पॉइंट हैं। इट्स साइंटिफिक नेम इज़ प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इन 1983 खेजड़ी ट्री वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। 1983 में खेजड़ी ट्री को क्या डिक्लेयर किया गया? राजस्थान का स्टेट ट्री ये डिक्लेयर किया गया था, जिससे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। ये आपका कुछ पब्लिक कंट्रीब्यूशन के बारे में था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप रीड कर लीजिएगा। कल इसके नोट्स बनवा दिए जाएंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी देख लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।